हेलो है। जय हिंद दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लिया गया है। आप लोग को देखना है इसमें का। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। यानी विद्युत जो चुंबक होते हैं उसमें प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है इस्पात, दूसरा है पित्तल, तीसरा है नरम लोहा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः हम नरम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका ही इस्तेमाल होता है, नरम लोहे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। चलिए देखिए, अब दूसरा प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पे दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 एसी और एक है कि 12 वोल्ट एसी। तो ये देखिए, हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति होती है ना ही तो दिष्ट धारा में होती है, ना ही 220 वोल्ट दिष्ट धारा, ना ही 12 वोल्ट पे। हमारा राइट आंसर होगा ये 220 वोल्ट का एसी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसी का उपयोग हमारे घरों में होता है। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। दिया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। पहला है कॉर्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है पुतली और चौथा ऑप्शन है आपका आइरिस। तो ये देखिए कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा सीधा हमारे आंखों पर रेटिना जो होता है, रेटिना, उसी पर प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब हमेशा याद रखेंगे कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ये वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पे वो हमारा बनता है वास्तविक और ये बनता है उत्तल यानी उल्टा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 4। प्रश्न संख्या 4 है। हाँ, प्रश्न संख्या 4 है कि एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है। पहला है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 0 और तीसरा ऑप्शन है 250 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन है आपका अनंत है। तो ये आपका देखिए, यहाँ पे दो तरह से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि न्यूनतम दूरी, यानी मनुष्य के पूछा जाता है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी में हम याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। और जो दूर बिंदु पूछा गया आपसे, तो दूर बिंदु हमेशा याद रखेंगे कि अनंत होता है। ठीक है, ये दूर बिंदु पूछा जाएगा स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए, तो अनंत होता है और न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। तो आइए हम देखते हैं, पूछा गया हमसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूर बिंदु पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ये होता है आपके लिए न्यूनतम दूरी होता है स्वस्थ के लिए, और अनंत पूछा जाए तो यानी दूर जाने के लिए होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो हमारे वास्तविक जो स्रोत होते हैं ये इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ना ही नाभिकीय संलयन होगा, ना ही चंद्रमा होगा, ना ही सूर्य होगा, और इसका लास्ट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है, प्रश्न संख्या है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। ठीक है,
विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? सबसे पहले दिया है फ्राइडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने और फ्लेमिंग ने किया गया था। फ्लेमिंग का याद रखेंगे, इन्होंने दिया था दाएं हस्त और दूसरा दिया था बाएं हस्त का नियम। ठीक है, बाएं हस्त और दाएं हस्त का नियम। ठीक है, एम्पियर ने धारा के बारे में यानी करंट नापने के लिए बताया था। और ये मैक्सवेल जो है, ये मैक्सवेल जो बताए थे, ये बताए थे कि जो रेडियो जो होता है उसके अंदर जो चुंबक होता है ये उसका खोज किए थे। और फ्राइडे जो बच गए, इन्होंने ही विद्युत प्रेरक यानी चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी, फ्राइडे ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि फ्राइडे ने किए थे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन याद रखेंगे कि कब किसका खोज होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। हाँ, वहां पूछा गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। पहला है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो ये देखिए, इसमें निकट की वस्तु और इस वाले में दूर की वस्तु, और इसमें ना ही तो निकट ना ही तो दूर की वस्तु, और इसमें ये तीनों में से कहीं नहीं दिखाई देता। तो हमसे पूछा गया है कि निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा रोग होता है। तो निकट नहीं देखने वाला क्या है, देखिए यहाँ पे निकट नहीं देखने वाला ये है दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए ऐसे याद रखेंगे कि दूर रहेगा जिसमें निकट की नहीं दिखाई देगा, निकट रहेगा उसमें दूर की वस्तु, और जरा दृष्टि में दोनों ही नहीं दिखाई देंगे। अबिंदुकता का मतलब यहाँ पे कहीं का नहीं दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे ऊष्मा यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटा हुआ है। तो ये पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो याद रखेंगे, जब भी कोई समीकरण टूटता है तो वो हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये वियोजन अभिक्रिया इसमें जोड़ा जाता है, उभयगामी है, उसके बाद प्रतिस्थापन है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है कि साग सब्जियों को विघटित हो कर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला है ऊष्माशोषी, दूसरा है ऊष्माक्षेपी, और तीसरा है उभयगामी, और चौथा ऑप्शन है आपका प्रतिस्थापित। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट में बनना हमारा उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का, क्योंकि इसमें ऊर्जा प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। इसलिए ये हमारा जो साग सब्जी का विघटित होकर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, खड़िया का होता है CaCO3, और संगमरमर का भी होता है CO3, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट .1/2H, ये होता है। तो देखिए, इसमें से पूछा गया कि विजातीय मतलब होता है अलग, इसमें से कौन है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये तीनों एक जैसा है और यही हमारा एक अलग है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या दिया हुआ है 11 में कि हमें पीएच का वैल्यू बताना है। हमसे पूछा है कि इसका मान क्षार का वैल्यू पूछा है। क्षार का वैल्यू होता है 7 से अधिक, यानी 7 से अधिक होता है, और अम्ल जो होता है वो होता है 7 से कम होता है, और उदासीन जो होता है उसका वैल्यू पीएच होता है 7 होता है। तो हमसे पूछा गया है केवल 7। देखिए ये 2 है तो ये अम्ल है, ये हमारा उदासीन है, और ये 6 हमारा भी क्या है, अम्ल है, और ये 13 जो ऑप्शन में दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट कौन हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि क्षार हमसे पूछा गया, यानी 7 से अधिक, 7 से कम, और ये होता है 7 से बराबर होता है, वो उदासीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। लिखा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। हमसे पूछा गया है कि अधातु पूछा गया, तो अधातु में याद रखेंगे ब्रोमीन होता है, और धातु पूछा जाए कमरे के टेम्परेचर पे तो आपका होता है पारा, यानी Hg होता है, और ये होता है ब्रोमीन। चलिए ऐसा हो गया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। धातु में ब्रोमीन है, पारा पूछा होता है, नहीं यहाँ पे धातु पूछा होता तो ये पारा होता। चलिए अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहा जाता है। सीसा और मिश्र धातु को कहा जाता है, सोल्डर है, स्टील है, गन मेटल है, उपधातु है। तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा स्टील भी नहीं होता है, शोल्डर भी नहीं होता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, गन मेटल। हमारा सीसा और टीन की जो मिश्र धातु होती है वो हमारा गन मेटल कहलाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो ऑक्सीजन हमारा O2 होता है जो परमाणुओं के बीच पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिखेंगे तो ये आपस के बीच में जो बंधन होती है ये 2 बंधन होता है। देखिए इसमें हमारे पास कितने आबंध पाए जाते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे 3 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली जानवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला, प्रश्न अगला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि जो कवक होते हैं उसमें मृतजीवी भोजन, ये इसकी अंदर पोषण की विधि होती है। यहाँ पे कवक में पोषण की जो विधि होती है वो मृतजीवी होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या है 17। कहा गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। पहला है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, ये है पैरामीशियम। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो होता है ईस्ट में, ये ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन, और इसमें जो होता है ये द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, ये द्विखंडन, ये मलेरिया में भी द्विखंडन होता है। ठीक है, चलिए ऐसे याद रखेंगे कि ईस्ट में हमारा मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में द्विखंडन, और मलेरिया में भी द्विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि पूछा गया है कि नेफ्रॉन
मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। एक है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में जो डायलिसिस जो थैली होती है वो होती है न्यूरॉन की थैली। यहाँ पे न्यूरॉन की थैली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पहला है पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूल द्वारा, बीज द्वारा। ठीक है, ये पत्तियों द्वारा, तने के द्वारा, फूलों द्वारा और बीज के द्वारा। तो पुष्पी जो पौधे होते हैं उनमें फूलों के द्वारा इनके जनन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? अवघटित मतलब होता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल जाए। सूखे घास पत्ते हैं, पॉलीथीन है, रबर है, प्लास्टिक की बोतलें हैं। तो ये तीनों गलेगा नहीं। जो गल के दूसरे में अवघटित हो जाता है वो सूखे घास और पत्ते हैं। ये हमारा ये आज का 20 क्वेश्चन है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।